वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए आज फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट का एक आईएमपी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा, आपके नोटबुक में नहीं, सॉरी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन मैं मेरे तरफ से आपको दे रहा हूँ। सिमिलर एडजस्टमेंट के चांसेस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसी एडजस्टमेंट क्वेश्चन की दिखेगी। हम सॉल्व कर रहे हैं फाइनल अकाउंट। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कोई भी रहो, सॉल्व करने की स्टेप रहती है अपनी 5, और 5 में से पहली 2 बेसिक स्टेप्स आपको पता है अच्छे से। पहली स्टेप में अपन क्या करने वाले हैं बेटा, तो पहली स्टेप में अपन करेंगे फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग होता क्या है, डब्बे निकालना। पहला डब्बा अपना बन जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और तीसरा बैलेंस शीट बनेगी। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अकाउंट है, इसका अकाउंट टाइप है नॉमिनल अकाउंट। पर बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। ये पहली बात आप समझ लेंगे। दूसरा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि मैंने बोला कि अकाउंट है और अकाउंट टाइप है नॉमिनल, तो जैसे ही मैंने बोल दिया कि ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का नियम भी इन पे लागू हो जाता है। और क्या है नॉमिनल अकाउंट का नियम हमारे लिए? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। खर्चों को सारे डेबिट करना है, इनकम को सारी क्रेडिट करना है। खर्चों को सारे डेबिट करो, इनकम को सारी क्रेडिट करो। ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री रिलेटेड अकाउंट है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ऑफिस से रिलेटेड वाला अकाउंट है। ये क्लियर है यहाँ तक की बात है। उसके बाद पहली स्टेप के बाद अपन दूसरी स्टेप करते हैं, कौन सी बेटा? नामकरण। आपको दोनों डब्बों को अच्छे से नाम दे देना है। अब नामकरण में एक छोटी सी बात जो मैंने पिछले 2 वीडियो में नहीं बताई, कि ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स। क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स। अगर आप चाहे तो ये लाइन लिख दीजिए इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स, या फिर आप लाइन लिख दीजिए इन द बुक्स ऑफ, और पार्टनर्स का नाम, जो भी पार्टनर्स का नाम आपके क्वेश्चन में गिवन होगा वो। ठीक है। अब हमारे पास थोड़ा जगह नहीं है, जगह कम रहती है, इसलिए मैं वहां पे नहीं लिख पाऊंगा। बट आपको एग्जाम में जरूर ये याद से लिखना है। ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर आप टाइटल लिखेंगे, आप किसके बुक में ये सारी अकाउंटिंग कर रहे हो, तो इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स आप लिख देंगे। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट को नाम दे देंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब ईयर एंडेड के बाद हम लिखते हैं तारीख। अब तारीख आपको कौन सी लिखनी है? तो तारीख आपको वो लिखनी है जो आपके क्वेश्चन में गिवन हो। तो तारीख आपके क्वेश्चन में गिवन है 31 मार्च 2023, 31 मार्च, और द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, 2023, और उसी दिन की आपकी बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023, 2023 के लिए आपकी बैलेंस शीट बनेगी। ये पहली 2 स्टेप्स आप इजीली क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल बॉक्सेस निकालने हैं, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। यहाँ पे आपके बॉक्सेस निकलते हैं लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, असेट्स अमाउंट अमाउंट, और दोनों तीनों का नामकरण अच्छे से करना है। पहले का ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, दूसरे का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, और तीसरे का बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। चलिए आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे। और तीसरी स्टेप अपन कौन सी करते हैं बेटा? तो तीसरी स्टेप हमारे लिए रहती है डायरेक्ट एडजस्टमेंट। चलिए चलते हैं एडजस्टमेंट पे। क्या है एडजस्टमेंट? स्टॉक ऑन हैंड। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई जाएगा। स्टॉक ऑन हैंड और ऑन 31 मार्च 2023 बोला जा रहा है 31 मार्च, कितना? 31 मार्च 2023 को स्टॉक इन हैंड, बचा कुचा माल। कौन सा? बचा हुआ माल। कितने का है बचा हुआ माल? तो बोल रहा है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोल रहा है? क्लोजिंग स्टॉक। अब देखें, पहली एडजस्टमेंट ज्यादातर क्लोजिंग स्टॉक की रहती है, जरूरी नहीं, बट जरूरी ये भी नहीं कि हर बार आपको सामने से बताएगा कि ये क्लोजिंग स्टॉक है। जैसे इस वाले सब में दिया है कि डायरेक्ट ना बताते हुए आपको घुमा फिरा कर बता रहा है कि हाथ में बचा हुआ माल। कब बचा हुआ माल है? साल के अंत में। 31 मार्च 2023 मेरे साल की क्लोजिंग है, एंडिंग है। साल के अंत में हाथ में बचा हुआ माल की कीमत, अब यहाँ पे 2 वैल्यू दी गई है, वॉज कॉस्ट प्राइस 45,000 एंड मार्केट प्राइस 35,000। अब आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 45,000 दी गई है और मार्केट प्राइस कितना दी गई है? 35,000। सर अब तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू आ गई। पिछले वाले 2 वीडियो में क्लोजिंग स्टॉक की सिर्फ 1 वैल्यू गिवन थी। हमें कौन सी पकड़नी है? याद रखिए, बहुत इजी और बारीक नियम है, बच्चे ज्यादातर भूल जाते हैं। जब भी आपको एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 2 वैल्यू गिवन हो, तो उसमें से आपको स्मॉल वाली अमाउंट कैरी करनी है, छोटी अमाउंट पकड़नी है। जैसे कि यहाँ पे आपको 2 वैल्यू गिवन है, 45,000 एंड 35,000। तो मैं कौन सी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की कंसिडर करूंगा? छोटी वाली। अब
45,000 बड़े हैं कि 35,000? तो 45,000 बड़े हैं, बड़ी वैल्यू मुझे कंसिडर नहीं करनी है, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितना कंसिडर करूंगा? 35,000। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे हमको समझ गए कि कितना पकड़नी है? 35,000। अब एंट्री मार लेंगे। एंट्री तो बहुत ईजी है, पहले दिन से बताते आया हूँ कि बचा हुआ माल, क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या है? बचा हुआ माल। और माल बचेगा कहाँ पे? ऑफिस में कि फैक्ट्री में? फैक्ट्री में बचेगा। तो माल फैक्ट्री में बचेगा, आज बचा है तो कल क्या फेंक देंगे क्या? नहीं, आज बच गया माल तो कल जाकर फिर से बेचेंगे, और कल बेचेंगे तो उससे होंगी इनकम, इसलिए वो क्लोजिंग स्टॉक मैं कहां पे लिख देता हूं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना रुपए रे बाबा? 35,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक। अब इसकी दूसरी एंट्री कहां पे लगा देते हो? ये 35,000 का माल बचा है, आज नहीं तो कल हम ये माल बेचेंगे, और बेचेंगे तो हमको आएगा पैसा। आज आया क्या? नहीं, पैसा कब आएगा? कल। और जब बात फ्यूचर की हो, कल की हो, तो वो आपकी होती है असेट, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक की दूसरी एंट्री में कहां पे लगा रहा हूं? असेट में, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितना लिखूं बेटा? 35,000। कितना लिखूं? 35,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे हमारी पहली एडजस्टमेंट खत्म होती है। प्रोवाइड आरडीडी एट द रेट 2% ऑन सन्ड्री डेटर, बोला है सन्ड्री डेटर पे 2% की क्या लगा देना है? आरडीडी लगा देना है, लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। डेटर कौन लोग रे बाबा? सन्ड्री डेटर वो लोग जो हमें क्या देने वाले हैं? पैसा। जो लोग हमें पैसा देने वाले हैं, दिया क्या? नहीं, देने वाले हैं। बात कब की चल रही? फ्यूचर की। जब भी फ्यूचर की बात चले, असेट में लगा दीजिए एंट्री। डेटर वो लोग हैं जो मुझे फ्यूचर में चलकर क्या देने वाले हैं? पैसा। आप क्वेश्चन में जाइए, डब्बे को पूछिए कि डेटर की वैल्यू कितना है। अगर आप डब्बे में आते हैं तो डब्बे में आपको दिखेगा सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू दी गई है 43,000। कितना वैल्यू दी गई है? 43,000। अब मेरे सन्ड्री डेटर की वैल्यू कितना है? 43,000। अब बोला जा रहा है कि सन्ड्री डेटर पे आरडीडी आपको लगानी है 2%। माइनस करेंगे आर डी डी एट द रेट कितना परसेंट बेटा? 2%। माइनस आरडीडी एट द रेट 2%। अब कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, 43,000 जैसे के वैसे लिखने हैं। क्या बताया ट्रिक मेरे में? एक जीरो काटोगे तो मिलेगा 10%, दो जीरो काटोगे तो मिलेगा 1%, और 1% कितना है बेटा? 430। 430 रुपए अगर 1% है तो 2% कितना? 430 अगर 1% है तो एक को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 2 मिल जाएगा। 2 1 जा 2, तो 430 को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। करेंगे 2 0 0, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो ये आ गया आंसर 860 रुपए। तो डेटर जो मुझे पैसे देने वाले हैं, लोग मुझे कितने रुपए देने वाले? तो लोग मुझे देने वाले 43,000, उसमें से डूब गए या डूबने वाले हैं, या फिर मैं डाउटफुल हूं। आरडीडी का मतलब क्या है? कि आपको पता है आपको 43,000 आएंगे, ये आपको कौन बताया? डब्बा। और एडजस्टमेंट ने आपको बोला कि इस 43,000 में से आप ये मान के चलिए कि 2% पैसा जो होता है 860 रुपए, ये आपका डूब भी सकता है या मिल भी सकता है, पर आपको ये मान के चलना है कि कंफर्म ये 860 रुपए डूब जाएंगे। इसलिए आरडीडी के 2% माने 860 रुपए मैं 43,000 से क्या कर दूंगा बेटा? माइनस कर दूंगा। 43,000 से 860 रुपए माइनस करने पर क्या आंसर आएगा मेरा? 42,140। 42,140 कर देंगे आप। 43,000 से 860 माइनस करने पे 42,140 आपका क्या निकल आएगा? आंसर निकल आएगा। चलिए उसकी सेकंड पोस्टिंग आप कहां पे करने वाले हो? तो इसकी सेकंड एंट्री हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कहां पे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। करते वक्त हम पूरा फॉर्मेट लिखेंगे, भले ही यहाँ पे बैड डेट ना आए हो, फिर भी मैंने आपको बोला फॉर्मेट आपको लर्न करना है, और लर्न करने के लिए आपको फॉर्मेट रिपीट रिपीट हर बार प्रैक्टिस उसकी करनी पड़ेगी। क्या है फॉर्मेट? टू ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। अब क्या है ओल्ड और क्या है न्यू? ओल्ड वाला आइटम आपको बताएगा डब्बा। ओल्ड वाला आइटम कौन बताएगा आपको? डब्बा। न्यू वाला आइटम आपको कौन बताएगा? एडजस्टमेंट। न्यू वाला आइटम कौन बताएगा आपको? एडजस्टमेंट। चलिए डब्बे को पूछिए ओल्ड बैड डेट, डब्बे में कुछ बैड डेट दिए है क्या? क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में आपको बैड डेट दिखेगा। कितना दिया है बेटा? 1500। लास्ट में थर्ड नंबर पर दिया है 1500 रुपए, तो ये आपके बॉक्स वाले जो आइटम रहता है वो आइटम आपका ओल्ड वाला रहता है, तो आपके 1500 रुपए पहले डूबे हैं। न्यू बैड डेट आपको कौन बताएगा? तो न्यू बैड डेट आपको बताएगी एडजस्टमेंट, पर हमने एडजस्टमेंट कर दिए हैं। एडजस्टमेंट में आरडीडी से पहले बैड डेट आता है। अगर कुछ बैड डेट होता तो पहले ही आ गया होता, बट आया है क्या? नहीं। इसका मतलब न्यू बैड डेट गिवन नहीं है,
तो न्यू बैड डेट के नीचे सामने मैं डैश खींच दूंगा। न्यू आरडीडी पता है क्या? हाँ, न्यू आरडीडी मैंने यहाँ पे लगा दी, क्योंकि न्यू वाला आइटम कौन बताता है मुझे? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में न्यू आरडीडी मुझे कितना पता चली बेटा? 860 रुपए। तो मैं 860 रुपए भी यहाँ पे प्लस कर दूंगा, 1500 प्लस 860, और यहां में से मेरे को ओल्ड आरडीडी क्या करनी है? माइनस करनी है। क्या आपको ओल्ड आरडीडी क्वेश्चन में गिवन है? ओल्ड वाला आइटम फिर से एक बार, ओल्ड वाला आइटम कौन बताएगा? डब्बा। डब्बे में जाइए और डब्बे में देखिए कुछ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट लिखा है क्या? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट नहीं लिखा है, इसलिए मुझे मेरे पास यहाँ पे ओल्ड आरडीडी की भी अमाउंट क्या नहीं है बेटा? गिवन नहीं है। तो मैं डायरेक्ट डैश करके बाहर अमाउंट निकाल दूंगा, 1500 और 860, तो ये हो जाएंगे 2360 रुपए। कितना बाहर निकाल दूंगा बेटा? 2360 रुपए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इस एडजस्टमेंट के भी हमने दो इफेक्ट लगा दिए। एक आपको डेटर से माइनस करना है, दूसरा इसके पूरे फॉर्मेट में लिखना है। फॉर्मेट क्या है? ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। लगा दिया, अमाउंट निकाल दी बाहर। चलिए उसके बाद क्या है? थर्ड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा दीजिए 10%। अब फर्नीचर हमारी असेट है, सबसे ऊपर लिखेंगे फर्नीचर। अब फर्नीचर की वैल्यू कितना है ये आपको कौन बताएगा? तो ये वैल्यू आपको बताएगा डब्बा। और फर्नीचर की वैल्यू आपको गिवन है 20,200। कितना वैल्यू गिवन है? 20,200। माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। कितना डिप्रिसिएशन बोला है? 10% का डिप्रिसिएशन बोला है। कितना निकलेगा रे बेटा? कैसे निकालते हैं डिप्रिसिएशन? फिर से एक बार समझ लीजिए। डिप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे? 20,200 लिखेंगे जैसा था वैसा, 20,200 लिखेंगे जैसा था वैसा। 20,200 में से एक जीरो काटोगे तो आपको मिल जाएगा 10%। 10% निकालने के लिए करना ही क्या है? पीछे में से एक जीरो हटा देंगे तो 10% मिल गया। एक जीरो हटा दीजिए, कितना बचता है 10%? 2020 रुपए। 2020 रुपए। अब 2200 में से 2200 में से आपको 2020 रुपए क्या करने हैं? माइनस। तो आपका आंसर बचता है यहाँ पे 18,180। 18,180। और डेप्रिसिएशन हुआ, इसका मतलब आपके असेट की वैल्यू कम हो गई, आपकी संपत्ति की वैल्यू कम हो गई। असेट माने आपकी बिजनेस की संपत्तियां। आपके बिजनेस में संपत्ति फर्नीचर थी और फर्नीचर की वैल्यू थी 20,200, पर वो आज कम होकर कितना हो गई? 18,180। कितने से कम हुई? 2020 से। तो ये आपका 2020 का नुकसान है, और नुकसान की एंट्री हम डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन कितने का? 2020 बाहर। कितने रुपए का डिप्रिसिएशन? 2020 का डिप्रिसिएशन लगा। चलिए ये भी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। फोर्थ वाली एडजस्टमेंट हम देखेंगे। गुड्स ऑफ ₹6,000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of ₹4,000 only। बोला है 6,000 का माल आग में जलकर खाक हो गया। 6,000 का माल आग में जलकर खाक हो गया एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹4,000। बट डरने की बात नहीं है। देखो 6,000 का माल जल गया, जलने दो, इंश्योरेंस निकाला हुआ था। 6,000 का माल जला, पर आपको पता है आपका माल भले ही पूरा जल जाए 6,000 का, बट कंपनी आपको पूरे के पूरे 6,000 देने वाली नहीं है, उससे थोड़ा कम ही देगी। तो माल आपका जला 6,000 का, पर कंपनी ने कितने रुपए का क्लेम एडमिट किया? तो कंपनी ने क्लेम एडमिट किया सिर्फ 4,000 रुपए का। कितने रुपए का? 4,000 रुपए का। देखिए बेटा ये वाली, मैं इस वाली एंट्री को आप बोलता हूँ स्पेशल एंट्री या फिर स्पेशल केस एंट्री। अब आप बोलेंगे सर क्यों, ये एंट्री में स्पेशल क्या है? मैं आपको पढ़ाता हूँ कि हर एडजस्टमेंट के आपको कितना एंट्रिया लगानी है? 2। हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट करने हैं? तो 2। बट ये वाली जो एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस क्लेम मिला और माल जल गया, ऐसी अगर आपको एडजस्टमेंट आती है तो इसके ट्रीटमेंट रहेंगे 3। कितना इफेक्ट जाने वाले इसके? 3। अब कौन कौन से इफेक्ट वो आप समझ लीजिए। मैंने आपको इसे पिछले वाले 2 वीडियो में बताया हूं कि माल किसी भी तरीके से जाता है फैक्ट्री से तो उसकी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी। माल अगर फैक्ट्री से जा रहा है, कैसे भी जाए, तो उसकी एंट्री फैक्ट्री के क्रेडिट में जाएगी। अब माल जाने के तरीके क्या हो सकते हैं? माल हमने बेच दिया तो भी माल जा रहा है, माल फुकट में बांट दिया तो भी माल जा रहा है, माल चोरी हो गया तो भी माल जा रहा है। तो माल जाने की जितने भी कुछ एंट्री आ रहे हैं आपको वो लिखनी है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बाय गुड्स लॉस बाय फायर। अब माल जल के खाक हो गया, माने माल गया। कितने रुपए का माल गया मेरा? 6,000 रुपए का। तो माल फैक्ट्री से माल गया कितने रुपए का? 6,000 रुपए का। फिर वो चोरी जाए या जल जाए, तो 6,000 का माल जल गया बाय गुड्स लॉस बाय फायर, या फिर बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड, बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग के वजह से माल जल के खाक हो गया। कितने का माल जला बेटा? 6,000 रुपए का। बट आपको बताया जा रहा है कि माल जला 6,000 का,
बट इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे वादा किया है, आपका क्लेम एक्सेप्ट किया है कि भैया रो मत, मैं तुझे 4,000 रुपए दे दूंगा, बराबर ना। कंपनी वालों ने क्या वादा किया है आपसे कि हाँ भैया आपका 6,000 का माल जला, पर हम आपको इंश्योरेंस क्लेम 4,000 रुपए दे देंगे। दिए क्या? नहीं। दे देंगे कब की बात जा रही है? फ्यूचर की। और मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि जब भी पैसे मिलने वाले हो फ्यूचर में, या फ्यूचर की कोई बात आ जाए, तो वो आपकी संपत्ति है, भविष्य आपकी संपत्ति है। इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम कितने रुपए का लिखूंगा रे बेटा? तो मैं इंश्योरेंस क्लेम लिखूंगा, ध्यान दीजिए, मैं इंश्योरेंस क्लेम लिखूंगा 4,000 रुपए का। इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलेगा कितना रुपए बेटा? 4,000 रुपए। अब 4,000 रुपए, देखो माल जला कितने का, माल गया कितने का? 6,000 रुपए का। बट कंपनी ने आपसे वादा किया कि हम आपको कितना रुपए दे देंगे? 4,000 रुपए दे देंगे। इसका मतलब आपका एक्चुअल नुकसान कितने का हुआ? तो आपका एक्चुअल नुकसान हुआ 2,000 रुपए का। कितने रुपए का नुकसान हुआ बेटा? 2,000 रुपए का। अब आप बोलेंगे कैसे सर? ध्यान दीजिए, 6,000 का माल जल रहा है तो 6,000 का नुकसान है, पर 6,000 में से नुकसान भरपाई आपको कंपनी देगी, इंश्योरेंस कंपनी 4,000। तो आपकी तरफ से कितने का नुकसान है? तो आपकी तरफ से नुकसान है सिर्फ 2,000 रुपए का। और इस 2,000 का आपका नुकसान है, और नुकसान के लिए हम एंट्री कहां पे डालते हैं? तो नुकसान की एंट्री हम डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आइए और लिखिए टू लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर बोले तो आग के वजह से नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ बाहर लिख देंगे? 2,000 रुपए का। आप बोल सकते हैं क्या 6,000 रुपए का नुकसान हुआ? जी नहीं। मानता हूं कि आपका 6,000 का माल जला, बट कंपनी आपको 4,000 रुपए देने वाली है, और इसीलिए आपका नुकसान कितने का रहेगा? सिर्फ 2,000 रुपए का। देखिए, इसलिए मैं इसको स्पेशल केस एडजस्टमेंट बोलता हूँ, क्योंकि इस एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट जाते हैं? 3 इफेक्ट जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट क्या हो रही है? खत्म हो रही है। इसके बाद हम करेंगे पोस्टिंग। आपको पता है थर्ड स्टेप एडजस्टमेंट के बाद हम क्या लगाते हैं? पोस्टिंग लगाते हैं। चलिए ध्यान देंगे, पोस्टिंग कर लेंगे। पोस्टिंग से पहले वीडियो की शुरुआत में मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ आपके लिए। अजय एंड विजय आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 1:1। अजय और विजय ये पार्टनर है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। कौन से रेशो में? 1:1 के रेशो में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला था। और आपके जो पार्टनर है अजय एंड विजय, अजय एंड विजय ये 1:1 के रेशो में है। अब 1:1 का रेशो मतलब क्या होता है बेटा? तो 1:1 मतलब 1:1 मतलब इक्वल रेशो। कौन सा रेशो बेटा? इक्वल रेशो। माने दोनों में जो प्रॉफिट आएगा दोनों में आधा आधा बटेगा। 1:1 मतलब 1:1 डिवाइड बाय 2। 1:1 डिवाइड बाय 2 माने जो भी प्रॉफिट आएगा उसके दो टुकड़े किए जाएंगे। दो में से एक रहेगा अजय का और दो में से एक रहेगा विजय का। अजय एंड विजय इस तरीके से पार्टनर्स है। चलिए पोस्टिंग्स लगा देते हैं। क्या है? सबसे पहले स्टॉक। स्टॉक के बाजू में आपको डेट लिखी गई है 1 अप्रैल 2023। अब 1 अप्रैल 2023, अप्रैल जहां पे आ जाए समझ लीजिए ये मेरी शुरुआत है। तो ये मेरा कौन सा स्टॉक हो गया? ये मेरा हो गया ओपनिंग स्टॉक। देखिए सामने से नहीं बताएगा ओपनिंग स्टॉक है, तारीख दे देगा। आपको समझना पड़ेगा कि भैया ये ओपनिंग स्टॉक है। और ओपनिंग स्टॉक की एंट्री मैं कहां पे करता हूं? ओपनिंग स्टॉक की मैं पोस्टिंग लगाता हूं ओपनिंग में, सबसे शुरुआत में, सबसे ऊपर में लिख दूंगा टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना रुपए स्टॉक है पापा? तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 30,000। ये वैल्यू मैं डायरेक्ट बाहर लिख दूंगा क्योंकि इसमें कोई प्लस या माइनस करना नहीं होता है। उसके बाद सैलरी। अब आप सोच के बताइए, सैलरीज हम फैक्ट्री के लेबर को देंगे, फैक्ट्री के वर्कर को सैलरी देंगे कि ऑफिस के एम्प्लॉय को? तो सैलरी खर्चा रहेगा ऑफिस का। तो ऑफिस में बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे सबसे ऊपर टू सैलरीज। कितना खर्चा है सैलरीज पे? 4,500 का। कितना खर्चा है सैलरीज पे? 4,500। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ पे लगने वाली है? प्रिंटर का इस्तेमाल कहाँ पे ज्यादा रहेगा, फैक्ट्री में या ऑफिस में? तो प्रिंटर स्टेशनरी लगेगी हमको ऑफिस में। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा हम कहाँ पे डालेंगे? पीएनएल के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितने का है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा? तो ये है 1,550 रुपए। 1,550। उसके बाद परचेज गिवन है आपको, परचेज। और क्वेश्चन बहुत छोटा सा है तो मैं जब नजर डाल रहा हूं तो परचेज में मुझे कुछ रिटर्न नहीं दिख रही है। अब रिटर्न दिया होता तो आपको पता है
अगर रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है तो वो परचेस में से अपने को क्या करनी पड़ती, माइनस। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पे मुझे रिटर्न वगैरह नजर नहीं आ रही, तो मैं डायरेक्ट परचेस की अमाउंट बाहर निकालूंगा। टू परचेस, कितना रुपए परचेस, 80,500, 80,500। चलिए उसके बाद वेजेस, अब यहाँ पे आ गया वेजेस। वेजेस बोले तो मजूरी, मजूरी किसको मिलते हैं, ऑफिस की एम्प्लॉय को मजूरी दी जाएगी, रोजी दी जाएगी, या फैक्ट्री के वर्कर को। तो रोजी पे हमको काम देता है हमारा वर्कर, इसलिए वेजेस जो कि मजूरी है, रोजी है, वो हम कहाँ पे लिखने वाले हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में, क्योंकि वो हमारे फैक्ट्री का खर्चा है। टू वेजेस, कितने का खर्चा हुआ वेजेस पे, 7,800। कितने का खर्चा हुआ, 7,800। सन्डे डेटर हो गया है। ध्यान दीजिए, एडजस्टमेंट में जो जो पोस्टिंग्स आई थी उसको हमें रिपीट करना नहीं है। सन्डे डेटर्स की अमाउंट हमने एडजस्टमेंट करते वक्त ही लिख दिए थे, इसको रिपीट में नहीं लिखेंगे। फर्नीचर भी सिमिलर एडजस्टमेंट के वक्त ही हो गया, तो रिपीट नहीं करेंगे। एडवर्टाइजमेंट, अब एडवर्टाइजमेंट का खर्चा दिया है 29,000। अब 29,000 जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, ये 29,000 कौन देगा रे बेटा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कौन बियर करता है, तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बियर करते हैं ऑफिस वाले, क्योंकि फैक्ट्री में गुड्स, माल बनाने का काम चलता है, तो माल बेचने का काम कौन करता है, ऑफिस वाले। और माल बेचने के लिए जो माल बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा करना पड़ता है, तो एडवर्टाइजमेंट के खर्चे कौन करेगा, ऑफिस वाले। इसलिए मैं डेबिट में लिखूंगा टू एडवर्टाइजमेंट 29,000, 29,000 का खर्चा मेरा एडवर्टाइजमेंट का। तो उसके बाद बैड डेट लिख दिए है, बैड डेट ओल्ड बैड डेट है, ये वाले पहले ही लिख दिए, तो रिपीट आपको लिखना नहीं है। फिक्स डिपॉजिट, ध्यान दीजिए, फिक्स डिपॉजिट हम बैंक में करते हैं, और इस फिक्स डिपॉजिट पे आगे चलकर हमको क्या मिलेगा बेटा, ब्याज। तो फिक्स डिपॉजिट आपकी एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, और कोई भी किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होती है, असेट होती है। या फिक्स डिपॉजिट को और अलग तरीके से समझेंगे, फिक्स डिपॉजिट बोले तो बैंक में हमारा वो पैसा जो बैंक में जमा है, उसको हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। इसलिए फिक्स डिपॉजिट हमारी क्या है, असेट है, तो मैं फिक्स डिपॉजिट असेट में लिख दूंगा। फिक्स डिपॉजिट कितने रुपए के है, फिक्स डिपॉजिट 10,000 रुपए, 10,000 रुपए की हमारी एफडी है। आपके भी घर में आपके माता जी के नाम से, पिताजी के नाम से बैंक में क्या कराई रहेगी, एफडी कराई रहेगी, वो आपकी संपत्ति है। उसके बाद कैश इन हैंड, मेरे जेब में जो पैसा है, या मेरे हाथ में जो पैसा है, या मेरे पास जो पैसा है, वो भी तो मेरी असेट है, वो भी मेरी संपत्ति है। इसलिए कैश इन हैंड में मैं कहाँ पे लिख दूंगा, असेट में, कैश इन हैंड। कितना रुपए है कैश इन हैंड का, 12,000 रुपए, 12,000 रुपए। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, अजय की कैपिटल दी गई है 60,000, विजय ने भी कैपिटल लगाई 60,000। अब क्वेश्चन में एक के नीचे एक कैपिटल दी गई है, बट आपको वैसे ही लिखनी है क्या, जी नहीं, हम लाइबिलिटीज में डालेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। पहला पार्टनर का नाम लिखेंगे अजय, उसके बाद 3-4 लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे, दूसरे नंबर पे लिखेंगे विजय। अजय के सामने अंदर लिखूंगा 60,000, विजय के सामने भी अंदर लिखूंगा 60,000। अब ये क्यों हुआ, मैंने क्यों अंदर ही वैल्यू लिखा हूं, ध्यान दीजिए, आप समझिएगा इस बात को। बेटा अंदर वैल्यू लिखने का मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ हमको प्लस करना पड़ेगा या कुछ माइनस करना पड़ेगा। आपको पता है कैपिटल अकाउंट में से अगर नेट लॉस आता है तो हम माइनस करते हैं, और नेट प्रॉफिट आता है उसमें प्लस करते हैं। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में लिख दूंगा जिस प्रकार डेटर वो लोग हैं जिनसे हमको पैसा लेना है, डेटर वो लोग हैं जिनसे हमको पैसा लेना है, तो ये हमारी संपत्ति है। तो क्रेडिटर वो लोग हैं जिन्हें हमें पैसा देना है, तो देना, आपको पैसा देना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, देने की आपकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी। इसलिए क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है 20,500। कितना लाइबिलिटी है, 20,500। ठीक है, तो क्रेडिटर आप लाइबिलिटी में लिख देंगे। उसके बाद है आपका गिवन सेल्स, तो सेल्स की इनकम, सेल की वजह से आपकी इनकम होती है, फैक्ट्री से माल जा रहा है, तो मैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में एंट्री लगा दूंगा। परचेस की एंट्री ट्रेडिंग के डेबिट में रहेगी, तो सेल की एंट्री ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बाय सेल्स, कितने की सेल्स है, 99,550 रुपए की, 550 रुपए की आपकी क्या है, सेल है। 99,550 की आपकी क्या है बेटा, सेल है। चलिए यहाँ पे हमारी पोस्टिंग्स भी खत्म हो रही है, अंत में हम आते हैं एंडिंग के पड़ाव में, और लास्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं बेटा, क्लोजिंग। अब क्लोजिंग के नियम कितना है, 3 बेसिक नियम है। क्या क्या नियम है, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, बड़े में से छोटे को माइनस, बड़ी अमाउंट दोनों साइड, बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, माइनस। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं छोटी छोटी अमाउंट है,
80,000, 30,000, यहाँ पे बड़ी बड़ी अमाउंट है 99,000, 35,000, तो यही साइड बड़ी आने वाली है। कर देता हूँ टोटल 99,550 प्लस 6,000 प्लस 35,000, तो यहाँ पे टोटल आपकी आ रही है क्रेडिट साइड की 1,40,550, 1,40,550, 1,40,550। चलिए 1,40,550 में से उधर वाली अमाउंट में क्या कर दूंगा बेटा, माइनस कर दूंगा। क्या क्या अमाउंट है, 30,000 माइनस 80,500 माइनस 7,800 रुपए माइनस, तो आपका बैलेंस जो बच रहा है वो है 22,250, 22,250। बड़ी अमाउंट दोनों साइड लिख दूंगा, 1,40,550, 1,40,550 बड़ी अमाउंट है, दोनों साइड एक लाइन ऊपर दो लाइन नीचे, बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट को मैंने क्या किया बेटा, माइनस। तो ये जो बैलेंस मुझे मिलता है 22,250, ये मेरा आंसर है। इस आंसर को मैं बोलता हूँ, नाम लिखता हूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट। क्या नाम दूंगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट मुझे मिला तो डेबिट में, बट इसको कैरी फॉरवर्ड में कहां पे करूंगा, क्रेडिट में। नियम आपको मैं पहले वीडियो में बता दिया हूं, आया डेबिट तो डालेंगे क्रेडिट, आया डेबिट तो डालेंगे क्रेडिट में। तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे क्रेडिट में आएगा तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और कितना है ग्रॉस प्रॉफिट, 22,250, 22,250 ही आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकला है। अब यही साइड आपकी यहाँ पर भी कौन सी साइड बड़ी आने वाली है, क्रेडिट साइड ही बड़ी आने वाली है 22,250, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे नहीं, यहाँ पे एक ही अमाउंट बड़ी है 29,000, यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, नेट लॉस आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में आपकी इनकम है 22,250, बट डेबिट में अगर आप जाते हो तो एक ही खर्चा सबसे बड़ा है, एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे बड़ी साइड क्रेडिट वाली नहीं आएगी, तो बड़ी अमाउंट आएगी डेबिट वाली। तो यहाँ पे हम क्रेडिट की टोटल पहले ना करते हुए कौन सी टोटल पहले करेंगे, डेबिट की टोटल पहले करेंगे। करें आप लोग, 4,500 प्लस 1,550 प्लस 2,000 प्लस 2,020 प्लस 2,360 प्लस 29,000, तो यहाँ पे टोटल आ रही है 41,430, 41,430 रुपीज, 41,430 रुपीज। अब 41,430 रुपीज ये बड़ी अमाउंट है, इसलिए बड़ी अमाउंट दोनों साइड लिखूंगा, 41,430 इधर भी, 41,430 उधर भी। बड़ी अमाउंट दोनों साइड को, बड़े में से छोटे अमाउंट को क्या करूंगा, माइनस। 41,430 में से मैं 22,250 रुपए क्या कर दूंगा बेटा, माइनस कर दिया मैंने माइनस, तो आंसर निकल आ रहा है 19,180। कितना आंसर आ रहा है बेटा, 19,180। अब क्योंकि ध्यान दीजिए, क्रेडिट साइड इसका मतलब होता है, क्रेडिट साइड माने तो मेरी इनकम, डेबिट साइड माने तो मेरे खर्चे, तो मेरे खर्चे ज्यादा है और मेरी इनकम कम है, तो जो क्रेडिट में मुझे आंसर मिलता है बैलेंस का, उसको मैं बोलता हूं नेट लॉस। क्या बोलता हूं, नेट लॉस। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय नेट लॉस। कितने का लॉस आया है आपका, 19,180। अब आप मुझे बताइए कि ये 19,180 का लॉस सिर्फ अजय झेलेगा या सिर्फ विजय झेलेगा, जी नहीं, ये लॉस दोनों को इक्वली बियर करना पड़ेगा। वैसे तो ये लॉस रेशो में बियर किया जाता है, बट हमारे सब में हमको रेशो प्रोवाइडेड है 1:1। क्या रेशो प्रोवाइडेड है, 1:1, जो कि इक्वल रेशो है। कौन सा रेशो है बेटा, इक्वल रेशो। तो इक्वल रेशो के कारण हमको 19,180 को दो भागों में बांटना पड़ेगा, दो इक्वल भागों में बांटना पड़ेगा। बट ये बांटी हुई अमाउंट में बाहर नहीं लिखूंगा, बांटने पर अमाउंट में अंदर लिखूंगा। अजय को लॉस झेलना पड़ेगा और विजय को भी लॉस झेलना पड़ेगा, दोनों लॉस झेल रहे आधा आधा। तो 19,180 को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो मुझे आधा आधा अमाउंट पता चल जाएगा, जो कि है 9,590। 9,590 का लॉस अजय झेलेगा, 9,590 का लॉस विजय भी झेलेगा। तो ये जो नेट लॉस आया है ये हमने यहाँ पे बांट दिए, और बांटा हुआ नेट लॉस हम रिस्पेक्टिवली पार्टनर के कैपिटल से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कीजिए नेट लॉस, नेट लॉस कितना रुपए नेट लॉस है बेटा, 9,590, 9,590, यहां से माइनस, यहां से भी माइनस, नेट लॉस कितने का लॉस, 9,590 रुपीज का लॉस माइनस करेंगे। 60,000 में से माइनस करेंगे 9,590, तो आंसर निकल आ रहा है 60,000 में से 9,590 माइनस करेंगे तो आंसर बन रहा है 50,410, 50,410 रुपए। यहाँ भी
यहाँ भी उतना ही निकलेगा क्योंकि 60,000 है, 50,410 रुपए ही बैलेंस निकलेगा। ठीक है, क्रेडिटर्स की अमाउंट हमने गलती से अंदर लिख दिए थे, इसको हम बाहर लिख देंगे। क्रेडिटर्स की अमाउंट एक बार चेक कीजिए आप लोग कितना है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर है 20,500। क्रेडिटर की अमाउंट हम बाहर लिखते हैं डायरेक्ट क्योंकि उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी और जनरली भी रहती भी नहीं है, तो क्रेडिटर की अमाउंट डायरेक्ट बाहर लिख देंगे। अब हम लास्ट स्टेज पे है। लास्ट स्टेज में होता क्या है, हमारा लाइबिलिटी साइड और हमारी असेट साइड दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तभी हम बोल पाएंगे कि हमारी सारी पोस्टिंग्स एंड सारी एडजस्टमेंट सही तरीके से हुई है। चलिए करते हैं टोटल। 50,410 प्लस 50,410, दो बार 50,410 50,410 प्लस करूंगा इसमें 20,500, टोटल आ रही है 1,21,320, 1,21,320 रुपए। अब सिमिलर अमाउंट अगर मेरी असेट की आ जाती है तो ही मेरा सम सही है। 18,180 प्लस 42,140 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 12,000 प्लस 35,000 और यहाँ पे आंसर आ रहा है मेरा 1,21,320, 1,21,320। मेरी असेट साइड एंड मेरी लाइबिलिटी साइड दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे ये मेरा गणित खत्म होता है, टैली आता है। चलिए, थैंक यू बेटा यहाँ वीडियो के लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इन वीडियो को, लिंक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए ताकि आपको नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो की जानकारी मिलती जाए। फिलहाल बोर्ड एग्जाम नजदीक है इसलिए क्लास 12th रिगार्डिंग मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन लेवल के भी वीडियो मेरे तरफ से इस चैनल पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वीडियो पूरा देखने के बाद क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए। जो एडजस्टमेंट थी इंश्योरेंस क्लेम वाली वो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, तो ऐसी सिमिलर एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी। थैंक यू।